एक करोड़पति लड़का जो अपनी एक बिजनेस मीटिंग के लिए एक जगह पर जाता है। वहां से लौटते वक्त अचानक से उसे लगता है कि मुझे चाय पीनी चाहिए और रोड किनारे बनी हुई एक चाय की दुकान को देखकर वह वहां पर रुक जाता है और चाय पीने लगता है। लेकिन जैसे वो उस दुकान पर काम करने वाले व्यक्ति की लड़की को देखता है तो देखता ही रह जाता है और पहली ही नज़र में उससे प्यार कर बैठता है। उसके बाद वह वहाँ पर चाय तो पी लेता है, लेकिन चाय पीने के बाद जितने पैसे उसके बनते हैं उससे फालतू पैसे उन्हें देने लगता है। वो लोग मना भी करते हैं लेकिन ज़बरदस्ती उन्हें पैसे देता है और चुपके से उस लड़की का एक फ़ोटो खींच लेता है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला आता है। कौन था वह लड़का और क्या होता है इससे आगे, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के पूर्णिया जिले के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और एक लड़की है जिस लड़की का नाम है कविता। कविता के पिता जिनका नाम उदयवीर है वह मेहनत मजदूरी करके अपना समय व्यतीत किया करते हैं और कविता की मां ज़्यादातर बीमार रहा करती है। फिलहाल कविता स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती है और उसकी उम्र 15 साल है। लेकिन तभी एक दिन अचानक से जो उसकी माँ होती है उसकी बीमारी के चलते एकदम से मौत हो जाती है और उसके बाद परिवार के अंदर केवल 2 सदस्य रह गए थे। अब यह बात कविता के पिता को अंदर तक तोड़ देती है, लेकिन जो हो गया था उस पर उनका कोई भी कंट्रोल नहीं था। तो इसी वजह से जो कविता के पिता उदयवीर होते हैं वह अपने आप को संभालते हैं और अपनी बेटी की खातिर इधर उधर काम धंधे पर जाने लगते हैं और काम करने लगते हैं। लेकिन कविता के जो पिता होते हैं वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे और यहाँ पर बार बार उन्हें अपनी पत्नी की याद आया करती है। ऊपर से जो गांव वाले होते हैं वो भी बार बार उसे उसकी पत्नी की याद दिला दिया करते। कभी भी वो कहीं भी किसी भी काम पर जाया करता तो कह दिया करते कि बेचारे की पत्नी तो मर गई है और घर में जवान बेटी है, अब ये क्या करेगा मजदूरी कर करके। इन बातों को सुनकर उसे अपनी पत्नी की और भी ज्यादा याद आया करती है। तो इसी वजह से वह यहाँ से कहीं और जाने का मन बना लेता है और अपनी बेटी कविता को लेकर सीधा कलकत्ता चला जाता है और वहां पर रहकर इधर उधर छोटा मोटा काम धंधा ढूंढने लगता है। स्टार्टिंग में वो मजदूरी करता है और मजदूरी करके एक किराए का कमरा लेकर उसके अंदर सेटल हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ जो उदयवीर होता है उसे चाय का धंधा बड़ा ही अच्छा लगता है और वह चाय के धंधे को करने की सोचता है। तो वहीं पर कोलकाता के अंदर एक रोड किनारे वह एक छोटी सी चाय की दुकान चलाने लगता है और उसी से अपने घर का भरण पोषण किया करता है और अपनी बेटी का ख्याल रखा करता है। बेटी जो घर के अंदर रहा करती है, पढ़ाई लिखाई तो उसकी तभी छूट गई थी, तब उसकी माँ का देहांत हुआ था और उसके बाद वह अपने पिता का सहारा बनती है, हर काम में उसका सहारा लगाया करती है। यहाँ तक कि जिस चाय की दुकान को पिता चलाया करते, कभी कभार जब पिता की तबीयत खराब होने लगती है तो वह भी उसके साथ जाकर वहां पर काम करने लगती है। इसी तरह से सब कुछ बीत रहा था और धीरे धीरे जो बिटिया होती है वह 22 साल की हो जाती है। पिता अपनी जवान बेटी को देखकर सोचने लगते हैं कि अब तो इसकी शादी करानी होगी और शादी कराने के लिए अब वह दुकान को ज़्यादा टाइम तक खोला करते हैं और उसके चलते वह थोड़े से बीमार भी रहने लगे हैं। तो जब पिता बीमार हुआ करता तो बेटी पिता को सहारा लगाने के लिए चाय की दुकान पर चली जाया करती और इसी तरह से वो कर रही थी। लेकिन तभी एक दिन अचानक से जब बाप बेटी चाय की दुकान पर काम कर रहे थे, उनकी दुकान के सामने एक बहुत बड़ी कार आकर रुकती है। उसमें से एक लड़का उतरकर चाय की दुकान पर बैठ जाता है और अपने लिए चाय ऑर्डर कर देता है। बेटी जो कि साइड में बैठकर कपों को धो रही थी और जैसे कपों को धोने के बाद वह वहां पर आती है जहां पर चाय बनाई जाती है, तो ये अमीर व्यक्ति जो कि बड़ी गाड़ी से उतरकर आया था, ये एकदम से उस लड़की की तरफ देखता ही रह जाता है। थोड़ी देर में उसके लिए चाय बन जाती है और कविता चाय बनाकर उसको दे देती है। लेकिन यहाँ पर जो अमीर लड़का होता है जो गाड़ी से उतरकर इस दुकान पर आया है, वह बार बार कविता की तरफ घूर घूर कर देख रहा है और मानो वह उसे मन ही मन बहुत कुछ कहना चाहता हो, लेकिन कोई वजह उसे रोक रही है। धीरे धीरे जो लड़का होता है वह वहां पर बैठा रहता है और कविता की तरफ देखता रहता है और साथ में चाय की दुकान से कुछ और खाने पीने के लिए भी ले लेता है। थोड़ी देर में उसकी चाय खत्म हो जाती है और उसके बाद वह चाहता तो नहीं है जाना, लेकिन यहाँ पर वह बैठ भी नहीं सकता क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम है और इसी वजह से वह उनसे उसके पैसे पूछने लगता है कि कितने पैसे बने। तो यहाँ पर जो उदयवीर जी होते हैं यानी कि कविता के जो पिता थे जो दुकान का गल्ला संभाल रहे थे, वह कहने लगते कि बेटा आपके 50 रुपए हो गए हैं। इसके बाद जो बबलू होता है अपने पास से 100 रुपए निकालता है और 100 रुपए निकालकर उनकी तरफ करने लगता है। अब तभी जो उदयवीर जी होते हैं वो कहने लगते हैं बेटा खुले पैसे दो, हमारे पास पैसे नहीं है। इसके बाद वो कहने लगता है कि आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पूरों को रख लीजिए क्योंकि मैं अक्सर यहाँ से आते जाता रहूंगा और आपकी चाय मुझे बहुत अच्छी लगी है और मैं किसी दिन फिर आकर आपसे चाय पी लूंगा। ऐसा कहकर जो लड़का होता है उन पैसों को उसी को दे देता है और वहां से अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी में बैठने के बाद वह गाड़ी के अंदर से एक
एक फोटो उस लड़की का क्लिक कर लेता है और उसके बाद वहां से चल देता है। उसने अपने मोबाइल फोन से कविता का फोटो खींच लिया था और फोटो खींचने के बाद वो अपने काम को करता है और काम करने के बाद सीधा घर चला जाता है। लेकिन जब से उसने कविता को देखा है तो उसके दिमाग में कविता की तस्वीर घूम रही है। दरअसल ये लड़का है, इसका नाम है राहुल। राहुल के घर में उसके माता पिता हैं और इनकी कई सारी फैक्ट्रियां हैं। तो राहुल जो है वो अपने फैमिली बिजनेस को संभाला करता है और अच्छे से घर के अंदर रहा करता है। राहुल भी शादी के योग्य हो गया है, लेकिन उसको आज तक कोई भी लड़की पसंद नहीं आई है। जितने भी रिश्ते उसके लिए आया करते हैं उन सभी को वह ठुकरा दिया करता है। माता पिता अपने बच्चे की शादी को लेकर काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसकी उम्र भी काफी हो गई है। वह लगभग 28 साल का हो गया है और माता पिता सोच रहे हैं कि अब ज्यादा समय हो गया तो उसके बाद इसकी शादी हो ही नहीं पाएगी। कविता के बारे में सोचते सोचते राहुल अपने घर पहुंच जाता है और जैसे ही घर पहुंचता है तो आज उसके चेहरे पे अजीब से भाव थे, और जिन भावों को माता पिता देख तो लेते हैं लेकिन फिलहाल इग्नोर करते हैं, क्योंकि वह सोच रहे थे कि बेटा शायद काम की टेंशन लेकर ऐसा कर रहा होगा। और इसी वजह से जो राहुल होता है वहां से सीधा अपने कमरे में चला जाता है और आराम करने लगता है। लेकिन कमरे में जाने के बाद वह बार बार अपने फोन को निकालता और उस लड़की कविता के फोटो को बड़ी ही गौर से देखता है और देखकर बहुत कुछ उसके बारे में सोचने लगता है। कभी तो वह सोचता है कि क्यों ना मैं इससे शादी कर लूं, क्योंकि ये मुझे पसंद आ गई है, और कभी सोचने लगता है कि अगर मैं इससे शादी करूंगा तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि एक अमीर व्यक्ति ने एक चाय बेचने वाले की लड़की से शादी कर ली। इस बात को सोचकर वह काफी ज्यादा कंफ्यूज रहता है और पूरी रात भर वह उस लड़की के बारे में ही सोचता रहता है। पूरी रात भर उस लड़की के बारे में सोचने के बाद सुबह सुबह जैसे ही वो उठता है तो उससे फिर से नहीं रहा जाता और वह दोबारा से अपनी गाड़ी लेकर आज स्पेशल उसी दुकान पर चाय पीने के लिए चला जाता है। घर वाले देखते हैं कि बेटा सुबह सुबह गया है, लेकिन अक्सर वो किसी न किसी काम से जाता रहा करता था, तो इसी वजह से वह इस बात पर ज्यादा गौर नहीं देते हैं। राहुल वहां से सीधा उसी दुकान पर चला गया था और वहां बैठकर उस बुजुर्ग अंकल से, यानी कि जिसका नाम उदयवीर होता है, कविता के जो पिता होते हैं, चाय के लिए बोल देता है। उसके बाद जो कविता होती है वह चाय बनाने लगती है, लेकिन यहाँ पर जो राहुल होता है दोबारा से वहीं पर बैठकर कविता की तरफ चुप चुप के देखने लगता है। यानी कि जब भी उदयवीर, कविता का पिता, उसकी तरफ देखा करता तो वह इधर उधर अपनी नजरें कर लिया करता, लेकिन जब भी उदयवीर की नजर इधर उधर हुआ करती तो वह कविता की तरफ गौर देकर देखने लगता है। अब यह बात कविता भी नोटिस कर लेती है, लेकिन जिस तरह से उसका पहनावा था और साथ में उसके पास बड़ी गाड़ी थी, तो इसी वजह से कविता अपनी आंखें नीचे की तरफ कर रहती है और जैसे ही चाय बन जाती है तो उसे चाय लाकर दे देती है। इसके बाद जो राहुल होता है वह और भी कुछ खाना पीना वहां से खाता है और खाना खाने के बाद पैसों के बारे में पूछने लगता है। तो जो कविता के पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा तुम्हारे कोई पैसे नहीं बने, कल तुमने फालतू पैसे दिए थे, उन पैसों में ही ये पैसे लग जाएंगे और तुम बेशक से जा सकते हो। अब इसके बाद जो राहुल होता है वहां से जाने लगता है, लेकिन बार बार वह मुड़ मुड़कर कविता की तरफ देख रहा था और गाड़ी में बैठकर यहां से चला जाता है। राहुल का एक बहुत ही खास दोस्त होता है जिसका नाम था बबलू, और बबलू उसके हर सुख दुख के बारे में जाना करता था। तो इसी वजह से जब वह इस बात को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि उसे क्या करना चाहिए, तो वह बबलू के पास चला जाता है और उसे अपनी पूरी की पूरी व्यथा बताता है। इसके बाद जो उसका दोस्त बबलू होता है वह थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और कहने लगता है कि वो लड़की कैसी है देखने में। तो उसके बाद जो राहुल होता है उसे उसका फोटो दिखा देता है और फोटो को देखकर जो बबलू होता है उसकी तारीफ करने लगता है। कहता है कि हाँ यार, लड़की तो सच में ही खूबसूरत है और तुझे इसी से शादी करनी चाहिए। तो राहुल कहता है कि सोच तो मैं भी यही रहा हूं, लेकिन आजकल के समय में डर लगता है कि गरीब की लड़की न जाने कैसी निकल आए। अगर इस लड़की का बैकग्राउंड अलग हुआ या फिर इसका चरित्र अच्छा नहीं हुआ तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी और चारों तरफ बदनामी डबल हो जाएगी। इस बात को सुनकर जो बबलू होता है वो कहने लगता है कि हाँ यार, बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन इसका भी एक तोड़ है। कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं, कल दोनों एक साथ चलेंगे और जाकर मैं उसे देखूंगा, क्योंकि देखने से इंसान के बिहेवियर के बारे में पता चल जाता है। तो मैं थोड़ी देर तक इस बात पर गौर करूंगा, क्योंकि जो बबलू होता है उसने साइकोलॉजी की पढ़ाई की थी और इसी वजह से ऐसा कह रहा था। अब यहां पर जो राहुल होता है उसे भी इस बात पर विश्वास था कि ये देखकर बता देगा कि लड़की किस तरह की है। तो इसी वजह से अगले ही दिन वह बबलू को लेकर अपने साथ उसी चाय की दुकान पर पहुंच जाता है और वहां पर जाने के बाद दोनों दोबारा से चाय का ऑर्डर कर देते हैं। अब उसके बाद जो कविता होती है वह चाय बनाने लगती है, लेकिन अचानक से दो आवारा लड़के वहां पर आते हैं बाइक पर और आने के बाद उनसे सिगरेट खरीदते हैं, लेकिन सिगरेट लेने के बाद वो उन्हें पैसे नहीं देते। अब इसके बाद जो उदयवीर जी होते हैं वो उनसे पैसे देने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी उनमें से जो लड़का बाइक पर पीछे बैठा हुआ था वो एकदम से उतरता है और कहने लगता है कि बुड्ढे, क्या तुम्हें यहां पर दुकान नहीं चलानी? ये इतना तो हमारा हफ्ता बनता है और इसके लिए तुम्हें कभी भी पैसे नहीं मांगने हैं। अब इसके बाद जो उदयवीर जी होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा, तुम रोज के रोज ऐसा ही किया करते हो, मैं गरीब आदमी हूं, मैं कहां से तुम्हें हफ्ता दे पाऊंगा।
करूंगा। इसके बाद जो लड़का पीछे बैठा हुआ था वह एकदम से उस पर हाथ उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी यहां पर जो राहुल बैठा हुआ था वह एकदम से उसको पकड़ता है और पकड़ने के बाद जोरदार उसमें एक चांटा लगा देता है। इसके बाद जो दूसरा लड़का बाइक पर बैठा हुआ था वह भी उठता है, लेकिन तभी जो राहुल का दोस्त बबलू होता है वह उसे भी पकड़ लेता है और वो दोनों जन अच्छी तरह से सबक सिखाते हैं। कहते हैं कि कौन सा हफ्ता और कैसा हफ्ता, क्या बदमाशी ही सीखी है, अपना मेहनत करके कमाओ खाओ और दूसरे को भी परेशान मत करो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और आज के बाद तुम लोग यहां पर देखे तो फिर देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं, तुम लोगों को पुलिस में पकड़वा दूंगा और फिर देखता हूं कि तुम कैसे दादागिरी करते हो। अब इस बात को सुनकर दोनों लड़कों की पूरी तरह से हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि यहां पर राहुल ने और उसके दोस्त ने अच्छे खासे कपड़े पहन रखे थे और एक बड़ी सी गाड़ी भी साइड में खड़ी हुई थी। तो वो लोग सोचते हैं कि अगर ये बीच में पड़ा तो बहुत ही गड़बड़ हो सकती है, और इसके बाद माफी मांगते हैं और उस बुजुर्ग व्यक्ति के पैसे देकर वहां से चुपचाप चले जाते हैं। यह बात देखकर जो उदयवीर जी होते हैं वह उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि बेटा काफी दिनों से इन्होंने परेशान कर रखा था, सामान खरीद लिया करते, लेकिन जब उसके पैसे देने की बात आया करती तो मुझ पर दादागिरी झाड़ा करते, लेकिन आज तुम्हारी वजह से हो सकता है शायद आगे से ऐसा नहीं करेंगे। इतनी ही देर में जो कविता होती है वह चाय बना देती है और चाय बनाने के बाद राहुल और उसका दोस्त बबलू बैठकर चाय पीने लगते हैं। बबलू पूरी गौर से कविता को देख रहा था और देखकर उसके बारे में बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर जैसे ही उनकी चाय खत्म होती है तो उसके बाद राहुल अंकल जी से पैसे पूछने लगता है, लेकिन उदयवीर जी मना कर देते, कहते कि कोई बात नहीं बेटा, आज तुमने मेरी जो मदद की है उसके आगे पैसे कुछ भी नहीं है। लेकिन तब भी जो राहुल होता है अपने पास से 500 रुपए का नोट निकालता है और उदयवीर की तरफ बढ़ाने लगता है। अब उदयवीर जी उन्हें लेने से मना करते हैं, लेकिन वो कहता है कि नहीं अंकल जी रख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी मेहनत की कमाई है और मेहनत की कमाई जरूर से मिलनी चाहिए। ऐसा कहकर वो उन पैसों को उसकी तरफ करने लगता है, लेकिन तभी जो उदयवीर जी होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा इतने पैसे नहीं है, आपके 100 रुपए बनते हैं और आप मुझे 100 रुपए ही दे दो, 500 रुपए का मैं क्या करूंगा क्योंकि मेरे पास खुले नहीं है। तो उसके बाद जो राहुल होता है वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप इन सभी को रख लो और बाद में हम कभी आएंगे तो उस टाइम पर हमारे पैसे लग जाएंगे। ऐसा कहकर वो दोबारा से पैसे देता है और पैसे देने के बाद दोनों दोस्त वहां से वापस चले जाते हैं। इसके बाद जो बबलू होता है उसने पूरी तरह से कविता को ऑब्जर्व किया था और ऑब्जर्व करने के बाद बताता है कि ये बहुत ही अच्छी लड़की है, शर्मीला स्वभाव है और कोई भी ऐसी वैसी बात मेरे ख्याल से तो इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इसके हाव भाव थे और जिस तरह से काम करने का तरीका था उससे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है। अब इसके बाद जो राहुल होता है वो कहने लगता है कि फिर क्या मुझे इससे शादी करनी चाहिए? तो वो कहता है कि भाई लड़की देखने में खूबसूरत है और चरित्र भी अच्छा दिखाई दे रहा है, तो बेशक से तुम्हें इससे शादी कर लेनी चाहिए। इससे शादी करोगे तो तुम्हें एक बेनिफिट और होगा, यह तुम्हारे माता पिता की और तुम्हारी अच्छे से देखभाल करेगी और कभी भी कोई भी शिकायत का मौका तुम्हें नहीं देगी, क्योंकि गरीब लोग ईमान के पक्के हुआ करते हैं और वो दोनों बाप बेटे के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस बात को सुनकर राहुल थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद अपने माता पिता को अब कविता के बारे में बता देता है। अब जैसे ही राहुल की माँ इस बात को सुनती है तो वो एकदम से खुश हो जाती है, क्योंकि काफी दिनों से बेटे के रिश्ते पे रिश्ते आ रहे थे लेकिन उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आई थी। इसके बाद जब माँ उससे पूछती है कि बेटा लड़की कौन है तो वह बता देता है कि इस तरह से एक रोड किनारे चाय बनाया करता है और उसकी बेटी है जो दुकान पर उसका हाथ बटाया करती है। वो लड़की मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मैं उसी को अपनी जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। अब इस बात को सुनकर माँ थोड़ी सी हिचक जाती है और जैसे ही ये बात राहुल के पिता को पता चलती है तो वह भी इस बात को सुनकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वह अपने बेटे से पूछने लगता है कि बेटा क्या वो भी तुमसे प्यार किया करती है? तो राहुल बताता है कि पिताजी इस बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं उससे पक्का वाला प्यार कर बैठा हूं और उसके बिना मैं अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। अब यह बात सुनकर जो राहुल का पिता होता है वह कहने लगता है कि बेटा इस बारे में तुम्हें एक बार उस लड़की से बात जरूर कर लेनी चाहिए। अब इस बात को सुनकर राहुल को भी लगता है कि हाँ ऐसा करना चाहिए और इसी वजह से जो राहुल होता है दूसरे दिन अकेले फिर से उसी दुकान पर चला जाता है और आज यहाँ पर उसकी किस्मत उसका साथ देती है, क्योंकि जो कविता का पिता होता है वह मार्केट से कुछ दुकान का सामान लेने के लिए गया था और कविता अकेली थी दुकान पर। अब जैसे वो कविता को अकेला देखता है तो उसके बाद उसकी दुकान पर पहुंच जाता है और धीरे धीरे उससे बातें करने लगता है। कहता है कि देखिए मैं जो कह रहा हूं वो शायद आपको अटपटा लगे, लेकिन मैं आपकी दुकान पर बार बार आया करता हूं और इसका कारण एक ही है कि मैं तुमसे प्यार किया करता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुम भी मुझसे प्यार किया करती हो। अब जो कविता होती है उसको ये बात पहले से महसूस थी और इसके बाद वह अपना सर नीचे की तरफ करती है और कहने लगती है देखिए ये प्यार व्यार से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम किसी से प्यार नहीं कर सकती, हम तो अपने पति से ही प्यार करेंगे क्योंकि हमारे पिता की इज्जत हमारे हाथों में होती है। अगर हम इस तरह से प्यार के चक्कर में पड़ेंगे तो हमारे
हमारे पिता की इज्जत धूमिल हो जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। जहां पर हमारे पिता हमसे शादी करने के लिए कहेंगे उसी लड़के से हम शादी करेंगे और उसी के साथ हम प्यार करेंगे। अब यह बात सुनकर जो राहुल होता है उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए थे और इसके बाद राहुल वहां से आज बिना चाय पिए ही लौट जाता है और अपनी गाड़ी को लेकर सीधा माता पिता के पास पहुंचता है। माता पिता को वह पूरी कहानी बताता है, कहता है कि माँ बाबूजी वो तो अपने पिता के हिसाब से ही शादी करेगी और अपने पति से ही प्यार करने के लिए बोल रही थी, तो आप ऐसा करो, आप चलकर मेरे रिश्ते की बात उससे करो और मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। अब माता पिता जब देखते हैं कि बेटे को कोई भी लड़की पसंद नहीं आई थी और पसंद आई तो चाय वाले की लड़की, अब उन्हें अपनी इज्जत का भी ख्याल है और ऊपर से अपने बेटे की जिंदगी का भी ख्याल है। काफी देर तक वो इस बात पर सोच विचार करते हैं और सोच विचार करके फैसला करते हैं कि वो चाय वाले की लड़की से ही शादी करेंगे, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि उनके बेटे की पसंद है। यही बात सोचकर जो राहुल के माता पिता होते हैं वह अपनी गाड़ी के अंदर कुछ छोटा मोटा सामान इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद सीधा उस चाय की दुकान पर पहुंच जाते हैं माता पिता और उनका बेटा। और वहां पर जाकर जैसे ही यहां पर आज उदयवीर जी राहुल के माता पिता को उसके साथ देखते हैं तो एकदम से खड़े हो जाते हैं और उनकी आवभगत करने लगते हैं, कहते हैं कि आओ जी आओ, बैठो, बताइए आपके लिए क्या बना दूं। इसके बाद जो राहुल होता है वह कहने लगता है कि अंकल जी हम आपसे कुछ बात करने के लिए आए हैं और जरूरी बात है और वो बातें यहाँ पर नहीं होंगी, आपके घर चलते हैं, वहीं पर बातें करेंगे। अब यहाँ पर जो उदयवीर होता है उसने एक छोटा सा किराए का कमरा ले रखा था, तो वह कहने लगता है कि बेटा ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो घर पर ही होगी, यहाँ पर अच्छी जगह है, मेरे वहां पर जो मेरा घर है वो ज्यादा बड़ी जगह नहीं है, एक छोटा सा किराए का कमरा है और बेटी वहां पर रहा करती है, मैं तो अक्सर इसी दुकान में सो जाया करता हूं। अब इस बात को सुनकर जो राहुल के माता पिता होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये लोग यहाँ पर किराए के घर में रहा करते हैं और यहीं पर बात करने का फैसला करते हैं। वह उन्हें बिठाते हैं और बिठाने के बाद अपने बेटे के बारे में पूरी बात उन्हें बताते हैं और कहते हैं कि हमारा बेटा काफी दिनों से रिश्तों को रिजेक्ट करता आ रहा था, लेकिन आपकी लड़की उसे पसंद आ गई है और वह उससे शादी करना चाहता है। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे से करा दो और ये दोनों खुशियों के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। बेटे के पास ढेर सारी पुश्तैनी जमीन भी है और साथ में कई सारे बिजनेस भी हैं जिनकी वो देखरेख खुद ही किया करता है और आपकी बेटी को जरा भी परेशानी नहीं होगी और आपकी बेटी हमारे घर में खुशियों के साथ जीवन व्यतीत करेगी। इस बात को सुनकर जो उदयवीर होता है उसे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और वह कहने लगता है कि साहब क्यों मजाक कर रहे हो, मैं काफी ज्यादा गरीब हूं, लेकिन हमारे साथ ऐसा मजाक मत करो। लेकिन तभी जो राहुल होता है वो खड़ा होकर कहने लगता है कि अंकल ये मजाक नहीं है, ये सच है और मैं आपकी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार कर बैठा हूं। और जब मैंने उससे पूछा कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, तो उसके बाद उसने कह दिया कि मैं तो अपने पति से ही प्यार करूंगी और मेरे पिताजी जिसके साथ मेरी शादी करा देंगे उसी से मैं प्यार कर सकती हूं। इस बात को सुनकर जो पिता होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उनकी बेटी गरीबी में भी उनका इतना आदर सम्मान रख रही थी और उनकी इज्जत के लिए उसने एक ऐसी बात कह दी थी जो शायद ही कोई बेटी अपने पिता की इज्जत के लिए कह पाती। इसके बाद उदयवीर एक बार अपनी बेटी से बात करने के लिए कहता है और जब वह अपनी बेटी से बात करता है तो बेटी कह देती है कि पिताजी आप जिससे भी मेरी शादी करोगे मैं उसके साथ खुशियों से जीवन बिता लूंगी और कोई भी दिक्कत नहीं है। राहुल के माता पिता जवाब की राह देख रहे थे और इसके बाद जो उदयवीर होता है वह शादी के लिए हामी भर लेता है। जैसे ही उदयवीर ने शादी के लिए हामी भरी थी तो उसके बाद दोनों परिवार वालों की मर्जी से बच्चों की धूमधाम से शादी करा दी जाती है और शादी होने के बाद जो कविता है वो दुल्हन बनकर राहुल के घर में आ जाती है। वहां पर आकर जैसे वो इतने बड़े घर को देखती है तो उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और यहाँ पर जो उदयवीर होता है उसको भी ये सारी बातें एक सपने की तरह लग रही हैं, क्योंकि उनकी बेटी इतने बड़े राजमहल की महारानी बनकर रहेगी, उसे ये बात बिल्कुल सपना लग रही है। इस बात से कुछ रिश्तेदार तो पूरी तरह से नाराज हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो कविता होती है वो जिस तरह से अपने सास ससुर की और अपने पति की आज्ञा का पालन किया करती है और उनकी सेवा पानी किया करती है, उसको देखकर जो रिश्तेदार नाराज हो गए थे वह अब उसके पास आने लगे हैं और उनसे माफी मांगते हैं इस बात के लिए, क्योंकि उनके घर की जो बहुएं थी वह उनकी इतनी अच्छे से देखभाल नहीं किया करती थी और ना ही उनकी इतनी केयर किया करती थी। यहां तक कि जब भी कभी कोई गेस्ट घर पर आया करता तो वह अपने नाक मुंह सुकेड़ कर अपने कमरे में चली जाया करती, ना उसके साथ बैठना ना उससे बातें करना। और यहां पर जो कविता होती है वह इन सभी कामों को किया करती है और इसी वजह से वो सभी लोग उनसे माफी मांगते हैं। फिलहाल के समय में जो कविता का पिता है उसको राहुल ने एक अच्छा सा बिजनेस खोल कर दे दिया है जिस पर वो केवल बैठा रहा करता है और यहाँ पर जो कविता है वह राहुल के घर में अच्छे से राज कर रही है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।